हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट धातु एवं अधातु। केमिस्ट्री के अंतर्गत इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि तत्व के दो प्रकार धातु और अधातु, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, यानी कि उनकी केमिकल रिएक्शंस किस प्रकार से होती हैं, धातुएं और अधातुएं किस प्रकार के यौगिक बनाती हैं रिएक्शंस करके, और उनके गुण क्या होते हैं और कैसे वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। इस चैप्टर के एंड में हम लोग ये भी देखेंगे कि धातुएं किस प्रकार से प्राप्त होती हैं, पृथ्वी में जो धातुएं हैं उनको हम किस प्रकार से प्राप्त करके यूज़ में ला सकते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। इसी वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा थॉरोली कंप्लीट कर देंगे, जैसा कि अन्य चैप्टर्स को हमने किया, और आगे आने वाले चैप्टर्स को भी हम लोग इसी प्रकार एक ही वीडियो क्लास में शुरू से अंत तक अच्छे से समझ कर समाप्त करेंगे। और इस सीरीज़ में हम लोग पूरा हाई स्कूल विज्ञान का कोर्स कर रहे हैं, एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है और सभी बच्चों को अच्छे समझ भी आ रहा है, फीडबैक मिल रहा है मुझे। बाकी आपको अगर कुछ कहना हो, कोई फीडबैक देना हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और सभी बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे ताकि कोई डाउट ना रह जाए। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सब बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वो लोग भी क्लासेस से जुड़ पाएँ और इससे लाभ उठा पाएँ। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। कहा गया है कि तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि तत्व दो क्लासेस में डिवाइडेड हैं, तत्व दो हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं, कुछ धातु और कुछ अधातु। अब हम देखेंगे कि धातु और अधातु किस प्रकार एक दूसरे से अलग होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं। हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि तत्व क्या हैं। आपने 9th में पढ़ा था, वापस से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हो उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे अगर हम कार्बन का एक टुकड़ा ले लें तो उसमें सारे कार्बन के ही परमाणु होंगे तो कार्बन एक तत्व है। इसी प्रकार लोहे का एक टुकड़ा ले लें तो उसमें सारे लोहे के ही परमाणु होंगे तो लोहा भी एक तत्व है। इसी प्रकार अगर हम सिल्वर का एक टुकड़ा, चांदी का एक टुकड़ा ले लें तो उसमें भी सारे सिल्वर के ही परमाणु होंगे। ठीक है। इसी प्रकार आप किसी डब्बे में अगर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है तो उसमें सारे हाइड्रोजन के ही परमाणु होंगे। तो ये उदाहरण है तत्व के। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। और क्या कहा गया है कि तत्व या तो धातु होगा या अधातु होगा। एक और कैटेगरी इनके बीच में आती है उपधातु। ये वो तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के कुछ कुछ गुण दिखाएं, कुछ कुछ गुण उनके बीच के दिखाएं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। इस पाठ में हम लोग उपधातु के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। जो दो मुख्य कैटेगरी हैं धातु और अधातु, उनको ही पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके आसपास धातुएं कई सारी होंगी जो कि आप डेली लाइफ में प्रयोग कर रहे होंगे या जिनसे आप जुड़े होंगे। जैसे लोहा एक धातु है, तांबा यानी कॉपर भी एक धातु है, जिंक यानी जस्ता भी एक धातु है। इसी प्रकार गोल्ड सोना भी एक धातु है, सिल्वर चांदी भी एक धातु है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की धातुएं आपके आसपास होंगी। कुछ को आप जानते होंगे, परिचित होंगे, कुछ से आप नहीं परिचित होंगे, बट वो आपके काम में तो आ ही रही होंगी। इसी प्रकार अधातुएं भी होती हैं। जैसे कि ऑक्सीजन एक अधातु है, आप सांस लेते हैं तो वो वायु, उसमें ऑक्सीजन मुख्य घटक के रूप में आपके काम आती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन भी एक अधातु है। ठीक है। और अगर आप अन्य अधातुओं को देखें तो कार्बन एक अधातु है। ठीक है। फॉस्फोरस एक अधातु है, नाइट्रोजन एक अधातु है ना, ब्रोमीन एक अधातु है। तो बहुत सारे अधातुएं होंगे, कुछ के नाम आपने सुन रखे होंगे, कुछ के नहीं सुन रखे होंगे। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। लगभग 115 प्लस तत्व अभी तक जो खोजे गए हैं उनमें से काफ़ी सारी धातुएं हैं और कुछ अधातुएं भी हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि धातु के कुछ उदाहरण ये निम्नलिखित हैं और अधातु के कुछ उदाहरण ये निम्नलिखित हैं। मैंने आपको वैसे भी बता दिए तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं धातु की और अधातु की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। चलिए देखते हैं। धात्विक चमक कहा गया है, धात्विक चमक यानी कि मेटेलिक लस्टर। तो जो धातुएं होती हैं उनकी सतह चमकदार होती है। आपने देखा होगा गोल्ड बहुत चमकदार होता है, सिल्वर भी बहुत चमकदार होता है, चांदी। और लोहा भी जब नया नया आता है तो उसमें काफ़ी शाइन रहती है, शाइनी ग्रे कलर का होता है। हालांकि समय के साथ उसकी चमक चली जाती है और उसमें जंग वगैरह लगने लगती है अगर आप पेंट ना करें तो।
तो बट स्टार्टिंग में ये सारे चमकदार रहते हैं। एल्युमिनियम भी जब नया नया आता है, एल्युमिनियम के आपने बर्तन देखे होंगे, भगोने वगैरह, या एल्युमिनियम गेट वगैरह विंडो वगैरह में भी लगा होता है, ऑफिस वगैरह में हो सकता है आपने स्कूल में देखा हो। तो धातुएं मुख्यतः चमकदार होती हैं, अधातुएं चमकीली नहीं होती। लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो कि कुछ हद तक चमकीली होती है। नेक्स्ट इज कठोरता, ठीक है। कहा रिजिडिटी, कहा गया है कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातु जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये उतनी कठोर नहीं होती, इनको आप चाकू से काट सकते हैं। जैसे कि आप चॉकलेट को चाकू से काट लेते हैं, वैसे इसको भी चाकू से काट सकते हैं। ये कुछ धातुएं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये उतनी कठोर नहीं होती, इनको चाकू से काटा जा सकता है। आगे अधातुओं के लिए कहा गया ये अधिकतर कठोर नहीं होते, अधातुएं कठोर नहीं होती। कार्बन का एक रूप हीरा है जो काफ़ी कठोर होता है, इनफैक्ट वो सबसे कठोर होता है। अधातुएं वैसे कठोर नहीं होती, लेकिन हीरा एक ऐसा रूप है जो सबसे कठोर होता है, ठीक है। आगे कहा गया है रूप के बारे में कि किस रूप में ये पाई जाती हैं, यानी कि ठोस, द्रव्य, गैस के रूप में। तो कहा गया धातुएं मुख्यतः ठोस रूप में पाई जाती हैं, लेकिन मरकरी जिसे कि पारा कहते हैं वो द्रव रूप में पाया जाता है, तो वो अपवाद है, अदरवाइज बाकी धातुएं सब ठोस होती हैं। अधातुओं की बात करें तो अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि द्रव रूप में पाई जाती है, ठीक है। याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है, तो मरकरी यानी पारा, और ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है, तो ब्रोमीन। आगे कहा गया आघात वर्धिता। आघात वर्धिता का क्या मतलब होता है कि अगर आप आघात करें यानी कि बल लगाएं या दाब डालें तो जो धातुएं हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अधातुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धातुओं पर अगर आप आघात करते हैं, बल लगाते हैं, उसको पीटते हैं, तो वो पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, पतली चादर के रूप में बदल जाएंगी। जैसे कि आप गेट पर पतली चादर आपके यहाँ यूज होती है, इसी प्रकार पतली चादर का प्रयोग किसी शीट वगैरह को बनाने के लिए भी किया जाता है। तो धातुओं को पीटकर आप पतली पतली चादर या शीट्स बना सकते हैं, जबकि अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती हैं। अगर आप अधातुओं को पीटेंगे तो वो टुकड़ों में टूट जाएंगी। जैसे ईंट को हम हथौड़े से मारते हैं तो टुकड़ों में टूट जाती है, या मिट्टी का ढेला होता है उसको आप हथौड़े से मारो तो वो टुकड़ों में टूट जाता है। तो वो अधातुएं इस तरीके से जो है आघातवर्ध नहीं होती, उन पर अगर आप बल लगाएंगे तो वो टुकड़ों में टूट जाएंगी, छत विच्छत हो जाएंगी। आगे कहा गया है तन्यता। तो धातुओं को अगर आप खींचेंगे तो अपने हाथों से तो नहीं, लेकिन मशीन से खींचकर उनको लंबे लंबे तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, पतले पतले तार बन जाएंगे। तो धातुओं में ये गुण तन्यता कहलाता है, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती, अधातुओं में ये गुण नहीं होता। अगर हम विद्युत और ऊष्मा के चालक की बात करें तो सामान्यतः धातुएं विद्युत या ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुओं में आसानी से विद्युत और ऊष्मा दोनों ही प्रवाहित हो जाते हैं। हालांकि दो अपवाद भी हैं, सीसा और मरकरी, लेड और मरकरी, ये कुचालक होते हैं, अच्छे से संचालन में नहीं हो पाता विद्युत और ऊष्मा का। अगर हम अधातुओं की बात करें तो सामान्यतः अधातुएं विद्युत या व ऊष्मा की कुचालक होती हैं, उनमें संचालन नहीं हो पाता, विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो पाती। हालांकि एक अपवाद है, अधातुओं में जो ग्रेफाइट है, कार्बन का एक रूप ग्रेफाइट, वो सुचालक होता है। अब ग्रेफाइट क्यों सुचालक होता है ये आपसे बोर्ड में पूछा जाता है। हम लोग आगे एक पार्ट आएगा कार्बन और उसके यौगिक, उसमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे भी। फिलहाल अभी आपको बता दें थोड़ा सा कि ग्रेफाइट में जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो कुछ इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनमें परमाणुओं के बीच जो आबंध बने होते हैं, जो बॉन्ड बने होते हैं, उनमें एक इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन एटम का फ्री रहता है, और जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ही मूवमेंट करके इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराता है। इसीलिए ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, विद्युत का सुचालक है। घनत्व की अगर बात करी जाए, घनत्व मतलब कि जो धातु और अधातु है उसमें जो कण हैं, जो परमाणु हैं, वो किस हद तक घने घने हैं। अगर अत्यधिक घने घने हैं तो घनत्व अधिक, और दूर दूर है तो घनत्व कम। तो जो धातुएं होती हैं उनका घनत्व अधिक होता है, काफ़ी कठोर होती हैं, और अगर आप धातुओं को पिघलाना चाहें तो उनका गलनांक काफ़ी उच्च होता है, काफ़ी गर्म करना पड़ेगा तब शायद वो पिघल पाएँ। हालांकि सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, ये थोड़े से गैलियम, सोडियम, पोटेशियम जो है इनका घनत्व कम होता है, गलनांक भी कम होता है। अगर आप गैलियम, सीजियम, कुछ धातुओं के मैं नाम बता रहा हूँ, गैलियम, सीजियम, ठीक है, इनको अगर आप अपनी हथेली पर रखते हैं तो हथेली की गर्मी से भी ये पिघल जाते हैं। इसी प्रकार सोडियम और पोटेशियम जो है इनको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो ये उतना इनका घनत्व नहीं होता है, और गैलियम और सीजियम का गलनांक कम होता है।
अधातुओं की बात करें तो इनका घनत्व और गलनांक जो है वो कम होता है, हालांकि धातुओं का घनत्व और गलनांक अधिक होता है। कुछ अपवाद के तौर पर अगर देखें तो सोडियम और पोटेशियम उतना घनत्व नहीं होता है इनका, और गैलियम और सीजियम भी आसानी से पिघल जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज देखें तो धातुओं का घनत्व काफ़ी अधिक होता है और अधातुओं का घनत्व कम होता है। ध्वनिक, धातुएं अगर किसी कठोर सतह से टकराती हैं, धातुओं को अगर आप किसी कठोर चीज़ से टकराते हैं तो वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जैसे आपके स्कूल में जो पीरियड रिंग होते हैं, लंच होता है, छुट्टी होती है तो घंटा बजता है, तो वो घंटा क्या होता है, धातु से बना होता है और उसको हथौड़े से टकराते हैं, तो जब हथौड़ा उस कठोर सतह से टकराता है तो ध्वनि उत्पन्न करता है। तो बेसिकली जो धातुएं होती हैं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करती हैं, इसीलिए उन धातुओं को ध्वनिक कहा जाता है, जबकि अधातुओं में यह ध्वनिक होने वाला गुण नहीं होता। तो आई होप आप यहाँ तक चीज़ों को समझ गए होंगे। ये तो थी धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब वे गुण जो आप बाहर से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनके लिए आपको किसी केमिकल रिएक्शन कराने की जरूरत ना पड़े। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे और कुछ अधातुओं के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कहा गया है वायु के साथ अभिक्रिया। तो जब धातु वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए आपके आसपास जो वायु है उस वायु में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%, सभी लोग जानते हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन है 21%। पर जो नाइट्रोजन होती है उतनी क्रियाशील होती नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन के साथ ज़्यादा रिएक्शन हुआ नहीं करते। तो नाइट्रोजन को किनारे करके हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किस प्रकार से होती हैं। तो हम देखेंगे कि जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से क्रिया करेंगी। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। उदाहरण के तौर पर इन्होंने यहाँ दिखाया गया है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बन गया, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Al2O3 बन गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके MgO बना। इसकी हम लोगों ने एक्टिविटी पढ़ी है, पूरा चैप्टर नंबर 1 में आपको याद होगा। तो इस तरीके से अन्य धातुएं भी करती हैं। और ये धातुओं की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब होती है तो आप ये देखेंगे कि कुछ धातुएं बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती हैं और कुछ धातुएं उतना तेज़ी से रिएक्शन नहीं करती। अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की, तो ये जो है अगर इनको आप खुले में रख देते हैं तो ये स्वतः ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेंगे और इनमें आग लग जाती है। इतनी प्रचंड तरीके से, इतनी तीव्र तरीके से इनकी रिएक्शन होती है। तो इसीलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए इनको छिपा कर रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो कर रखा जाता है ताकि ये वायु के डायरेक्ट संपर्क में ना आने पाएँ। हालांकि सभी धातुएं इतनी क्रियाशील नहीं होती हैं, कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं और उनकी रिएक्शन थोड़ा स्लोली होती है, धीमे होती है, ठीक है। जैसे अभी आप आगे देखेंगे कि कुछ धातुएं मुश्किल से रिएक्ट करेंगी ऑक्सीजन के साथ, गर्म करने पर रिएक्ट करेंगी, और कुछ धातुएं तो रिएक्ट ही नहीं करेंगी, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुएं। तो अलग अलग धातु की जो क्रियाशीलता है, जो रिएक्टिविटी है, वो अलग अलग होती है। कुछ थोड़ा तेज़ी से रिएक्शन करती हैं और कुछ थोड़ा सा धीमे धीमे रिएक्शन करती हैं। यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिखाए गए। यहाँ पर कहा गया है अब कि सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम काफ़ी क्रियाशील हैं, बहुत रिएक्टिव हैं। ये जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो बहुत प्रचंड तरीके से इनकी रिएक्शन होती है और ये क्या करते हैं, देखिए Na+O2 रिएक्शन होती है तो बनता है Na2O। इसी प्रकार अगर पोटेशियम को देखें तो K+O2 रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, K2O, ठीक है। तो ये दोनों जो रिएक्शन है काफ़ी एक्सोथर्मिक होती है, काफ़ी ऊष्मा छिपी होती है, काफ़ी एनर्जी निकलती है, काफ़ी हीट निकलती है और उस हीट से आग लग जाती है। ये इतनी खतरनाक रिएक्शंस हैं। तो सोडियम और पोटेशियम अगर ओपन में रहे, खुले में रहे, तो वो वायु में मौजूद ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं और ये रिएक्शन होती है और जो हीट निकलती है उससे इनमें आग लग जाती है। तो इनमें बेवजह ऐसे ही आग ना लगती रहे, इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन के अंदर डुबोकर रखा जाता है इनको, या फिर मोम की लेयर के अंदर इनको डुबोकर रखा जाता है, वैक्स कोटिंग के अंदर, ठीक है। आगे कहा गया है कि सक्रियता श्रेणी में जो इनके नीचे आते हैं तत्व, सक्रियता श्रेणी आपको बताई गई पहले, सक्रियता श्रेणी में जो इनके नीचे आएंगे तत्व वो थोड़े से इनसे कम
या इनसे धीरे रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ। ये तो प्रचंड तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम और पोटेशियम। अगर हम बात करें इनके बाद आने वाले तत्व मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो आप जानते हैं थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है तब रिएक्शन करता है। हम लोगों ने चैप्टर 1 में इसकी एक्टिविटी भी पढ़ी थी। अगर हम इसी प्रकार कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो उतना तीव्र रिएक्शन नहीं होती जैसे कि सोडियम पोटेशियम करते हैं। तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम की रिएक्शन है। आगे कहा गया है, अगर जिंक के बारे में बात करें तो जिंक की रिएक्शन कैसे होगी, Zn+O2 और बनेगा ZnO। नेक्स्ट कहा गया है कि और सक्रियता श्रेणी में और नीचे जो तत्व आते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो और थोड़ा सा धीमे रिएक्शन करते हैं, यानी कि उनको हमें गर्म करना पड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में लेकर गर्म करना पड़ता है तब वो रिएक्शन करते हैं। जैसे एल्युमिनियम हुआ, आयरन हुआ, तो उनकी रिएक्शन किस तरीके से होगी, तो उनको हमें काफ़ी गर्म करना पड़ेगा। अगर हम एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम की रिएक्शन इस तरीके से होगी, Al2O3 बनाएगा। वहीं जो आयरन है, आयरन को अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ उतना आसानी से रिएक्ट नहीं करता। आयरन के छोटे छोटे टुकड़े लेकर जब हम गर्म करेंगे तब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और Fe2O3 जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है वो बनेगा। तो सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन काफ़ी तीव्र होगी, मैग्नीशियम कैल्शियम की रिएक्शन थोड़ा सा कम तीव्र होगी। उसके नीचे आने वाले जो तत्व हैं वो और मुश्किल से रिएक्ट करेंगे, इनको हमें काफ़ी गर्म भी करना पड़ेगा, इनफैक्ट तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। और अगर हम और नीचे जाएँ तो कॉपर जो आता है उसकी रिएक्शन और मुश्किल से होती है। कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो यहाँ पर भी हमें कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े लेकर गर्म करने पड़ते हैं, तब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना करता है। और काफ़ी नीचे जब आप सक्रियता श्रेणी में बिल्कुल नीचे चले जाएंगे तो फिर जो तत्व आते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम है ना, वो बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, ना के बराबर, तो वो ऑक्सीजन के साथ ऐसे क्रिया नहीं करते। एक बहुत महत्वपूर्ण गुण ये है कि जो धातुएं हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो ऑक्साइड बना रही हैं, यानी धातु के जो ऑक्साइड बन रहे हैं, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी प्रकार कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, इस तरीके से। तो ये जो भी ऑक्साइड बन रहे हैं, धातु के ऑक्साइड बन रहे हैं, ये सब क्षारीय प्रकृति शो करते हैं। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति शो करते हैं। अगला टॉपिक है उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति शो करते हैं। पीछे हम लोगों ने जब पढ़ा था अम्ल, क्षार और लवण, तो वहाँ बताया गया था कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति शो करते हैं। पर कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के गुण शो करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं उनके उदाहरण आप याद रखें। एक है ZnO और एक है Al2O3। ये दो ऑक्साइड हैं, ये उभयधर्मी ऑक्साइड का रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Al2O3 जो है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो भी लवण और जल बना रहा है, और ये क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो भी लवण और जल बना रहा है। लवण और जल बनता है कब, जब अम्ल के साथ क्षार अभिक्रिया करे या क्षार के साथ अम्ल अभिक्रिया करे। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके तब लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ पर अम्ल के साथ ये क्षार का रोल प्ले कर रहा है और क्षार के साथ ये अम्ल का रोल प्ले कर रहा है। तो Al2O3 को आप देखिए पीछे रिएक्शंस में कि ये अम्ल और क्षार दोनों का रोल प्ले कर रहा है। इसी प्रकार अगर हम देखें ZnO, अगर ZnO की रिएक्शन HCl से करी जाए तो ये सॉल्ट बनाता है, लवण बनाता है ZnCl2 और साथ में वाटर बन जाता है। तो यहाँ पर ZnO ने अम्ल के साथ अभिक्रिया करी, लवण और जल बना। यही ZnO जब क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, जैसे NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा, तो अब ये क्षार के साथ ही अम्ल का रोल प्ले करेगा और तब ये सॉल्ट बनाएगा Na2ZnO2 और साथ में बनेगा वाटर। तो अभी ये ZnO अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो क्षार का रोल प्ले किया और लवण बना और जल बना। वहीं जब ये क्षार के साथ अभिक्रिया किया तब इसने अम्ल का रोल प्ले किया, अम्ल का किरदार निभाया और तब बना लवण और ये जल। तो दोनों ही स्थितियों में ये लवण और जल बना रहा है और ये अम्ल के साथ क्षार और क्षार के साथ अम्ल का रोल प्ले कर रहा है। तो ZnO भी देखिए अम्ल और क्षार दोनों का रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों का रोल प्ले करते हैं उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड
कहते हैं। अच्छा, लास्ट चैप्टर में हमने आपको ये रिएक्शन लिखाई थी और तब आपको बताया था कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है और उसका क्या नाम होता है, बोर्ड में काफ़ी ये पूछा जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कौन कौन इस यौगिक का नाम जानता है, कमेंट करके बताएं और मैं इससे ये भी जान लूँगा कि कौन कौन ध्यान से पढ़ रहा है। इस यौगिक का नाम बताइए कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जल के साथ अभिक्रिया। अभी हम लोग पढ़े थे धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, अब हम पढ़ रहे हैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो जिस प्रकार धातुएं वायु के साथ क्रिया कर रही थीं, कुछ तेजी से कर रही थी, कुछ धीमे कर रही थी, और जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती है वो बहुत मुश्किल से अभिक्रिया कर रही थी या नहीं कर रही थी, ठीक उसी तरह जो धातुएं हैं, कुछ धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर आती हैं वो जल के साथ बहुत प्रचंड तरीके से, बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करेंगी। जो थोड़ा सा नीचे आएंगी रिएक्टिविटी सीरीज़ में, सक्रियता श्रेणी में, वो थोड़ा सा धीमे रिएक्शन करती हैं, जबकि सक्रियता श्रेणी में बिल्कुल नीचे आने वाली जो धातुएं हैं वो बहुत ही कम क्रियाशील होंगी, बहुत मुश्किल से अभिक्रिया करेंगी। अगर हम बात करें तो धातुओं की अभिक्रिया जब जल के साथ होती है तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर आपको लिखा गया, आप देख पा रहे होंगे, धातु जल के साथ क्रिया करके धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा और ये धातु का ऑक्साइड जल में मिलकर धातु का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। आपको जब लिखने को आएगा तब आप इस तरीके से लिखिएगा, धातु प्लस जल बनेगा धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो तो जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, पर जो थोड़ी सी कम क्रियाशील धातुएं हैं वो जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो पहले तो वो आसानी से अभिक्रिया करेंगी नहीं, हमें गर्म करना पड़ेगा, जल को गर्म पानी के साथ या भाप के साथ अभिक्रिया करेंगी क्योंकि वो कम क्रियाशील हैं। तो हम अपनी तरफ से ऊर्जा देंगे, ठीक है, और तब वो गर्म पानी या भाप के साथ अभिक्रिया करेंगी और तब धातु का हाइड्रोक्साइड नहीं, धातु का ऑक्साइड ही बनेगा, ठीक है। तो जो कम क्रियाशील धातुएं होंगी वो सिर्फ ऊपर की ये वाली रिएक्शन दिखाएंगी, जो अधिक क्रियाशील धातुएं होंगी वो ये दोनों मिलाकर रिएक्शन पूरी होगी और तब क्या होगा, तब ये जो यहाँ पर लिखी हुई है ये वाली रिएक्शन आप ओवरऑल लिखेंगे। तो जनरली यही लिखनी होती है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड और जो है हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जो कम क्रियाशील धातुएं हैं थोड़ी सी, वो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। आप नीचे वाले इन उदाहरणों से आसानी से समझ पाएंगे। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं ये जल के साथ अभिक्रिया कर रही हैं तो अपना हाइड्रोक्साइड बना रही हैं और हाइड्रोजन गैस बन रही है। वहीं जो कम क्रियाशील थोड़ी सी धातुएं हैं, जो ऊपर वाले जो धातुएं हैं उनसे नीचे जो आती हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो जब जल के साथ अभिक्रिया कर रही हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हुआ, जैसे कि आयरन हुआ, तो हम यहाँ पर गर्म करेंगे और जो वाटर है वो स्टीम के रूप में बदल जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा या स्टीम के रूप में बदल जाएगा, तब अभिक्रिया होगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इनका ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा। अब यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो जब सोडियम और पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अधिक क्रियाशील होने के कारण ये प्रचंड तरीके से अभिक्रिया करते हैं और यहाँ पर जो ऊष्मा निकलती है उस ऊष्मा से हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है, ठीक है। जबकि इनके नीचे आने वाले पोटेशियम, सोडियम के बाद जो नीचे आते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो उतना प्रचंड तरीके से अभिक्रिया नहीं करते जल के साथ। ओके, तो सोडियम, पोटेशियम काफ़ी प्रचंड तरीके से अभिक्रिया करते हैं, पानी चाहे ठंडा हो तो भी रिएक्शन कर लेंगे और अपना हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और हाइड्रोजन गैस बहुत ज्वलनशील होती है, वो ऊष्मा के साथ मिलकर आग पकड़ लेती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो अभिक्रिया है उतनी प्रचंड नहीं होती और बनता हालांकि वहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर एक खास घटना देखने को मिलती है कि जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं वो ऊपर जाके तैरने लगते हैं विलयन में, जो भी सॉल्यूशन रिएक्टिंग मिक्सचर है, और उनकी सतह पर कैल्शियम और मैग्नीशियम जो भी रिएक्शन कर रहा है वो चिपक जाता है और वो भी तैरता हुआ प्रतीत होता है बुलबुलों के साथ। आगे हम देखें आयरन और एल्यूमिनियम की रिएक्शन, अगर हम देखें लोहा और एल्यूमिनियम की, तो वो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं, हमें गर्म करना पड़ रहा है, डेल्टा मीन्स हीट, और तब ये ऑक्साइड बन रहे हैं और हाइड्रोजन गैस बन रही है। ओके, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अलग अलग धातुएं अलग अलग स्तर पर रिएक्शन करती हैं, कुछ बहुत तेजी से, कुछ थोड़ा धीमे और कुछ करती ही नहीं हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए कि फ्लो चार्ट टाइप का बना हुआ है जहाँ पर लिखा है धातु जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। तो कहा गया सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ नहीं, साधारण जल के साथ रिएक्शन करता है, या गर्म पानी हो तब कर पाएगा। उसके बाद आने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्या खास बात देखी गई है कि जल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं उनकी सतह पर ये धातु जो भी है वो चिपक जाती है और वो तैरती हुई प्रतीत होती है। और कहा गया है कि एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ये बहुत गर्म पानी या भाप होगी तभी रिएक्शन करेंगे, यानी कि साधारण जल या ठंडा पानी उसके साथ रिएक्शन इनकी नहीं होगी, यानी ये कम क्रियाशील धातुएं हैं। वहीं अगर हम इन धातुओं की बात करें जो काफ़ी नीचे आते हैं सक्रियता श्रेणी में, इनकी जल के साथ अभिक्रिया होती ही नहीं है। ओके, तो आई होप आपको ये इस फ्लो चार्ट से समराइज हो गई होंगी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा गया है तीसरे नंबर पर, धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। आपने पढ़ा धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, फिर आपने पढ़ा धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। हालांकि अम्ल, क्षार और लवण में आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, बट फिर से एक बार हम लोग को देखना है इस चैप्टर में धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु क्योंकि अधिक क्रियाशील होते हैं तो अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया होती है और धातुएं अपना लवण बना लेंगी और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है FeHCl के साथ रिएक्शन हुई तो FeCl2 और हाइड्रोजन अलग, Mg की HCl के साथ रिएक्शन हुई तो MgCl2 और हाइड्रोजन अलग। आप कोई और अम्ल भी ले सकते हैं, H2SO4 भी ले सकते हैं। Zn की HCl के साथ अभिक्रिया हुई तो ZnCl2 और हाइड्रोजन अलग। अगर आप H2SO4 लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, जैसे कि Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार आप कोई और धातु का भी कर सकते हैं। अगर आप Mg का करना चाहें तो Mg जो धातु है H2SO4 अम्ल के साथ क्रिया करेगी, धातु अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो MgSO4 सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार आप कोई और अम्ल लेकर भी समझ सकते हैं। पर धातुएं जब अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो धातुएं अपना लवण बना लेती हैं और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। हालांकि हाइड्रोजन से नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में जो आते हैं तत्व वो बहुत कम क्रियाशील होते हैं और वो हाइड्रोजन को निकाल नहीं पाते, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये सब बहुत कम क्रियाशील होते हैं। वो अम्ल के साथ जब क्रिया करते हैं तो वो रिएक्शन नहीं कर पाते हैं और हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सक्रियता श्रेणी में बहुत नीचे आते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर कहा गया धातुओं की अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया। जब कोई धातु किसी अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करे तब क्या होगा। जैसे हम इसको एक उदाहरण से अगर समझना चाहें तो देखिए यहाँ पर सभी बच्चे, जैसे Fe प्लस CuSO4, इस उदाहरण से आप निश्चित परिचित होंगे, काफ़ी फेमस और काफ़ी पुराना उदाहरण है। Fe की जब CuSO4 के साथ अभिक्रिया होती है और CuSO4 का कलर कैसा होता है, ब्लू, तो Fe क्या करता है, अपना सल्फेट बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है और ये कैसे कलर का होता है, ग्रीन। तो इस अभिक्रिया को आप देख पा रहे होंगे, कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्शन हुआ तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, विस्थापन अभिक्रिया हुई और फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो इसी तरीके से जब भी कोई धातु किसी दूसरे धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करता है तो यदि ये धातु अधिक क्रियाशील है तो इसको विस्थापित करके अपना लवण बना लेगी और एक धातु विस्थापित हो जाएगी। यदि ये धातु कम क्रियाशील हुई, जैसे यहीं पर अगर मैं ये लिख दूं Cu प्लस FeSO4, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो Cu है वो Fe को हटा ही नहीं पाएगा क्योंकि Cu कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर दे और अपना लवण बना ले, तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कही जाएगी और वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। सक्रियता श्रेणी एक बार फिर आपके सामने है, पीछे हम लोगों ने देख चुके हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हुई थी तब भी देखा था, अम्ल, क्षार और लवण में भी देखा, यहाँ पर भी ये है रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने। ऊपर अधिक क्रियाशील तत्व, नीचे डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी यानी कि घटती हुई सक्रियता, और नीचे कम क्रियाशील तत्व लीस्ट रिएक्टिव। यहाँ पर धातुएं दिखाई गई, बीच में हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन हालांकि धातु नहीं है पर वो यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए बीच में रखा गया है। तो कहा गया है जब धातु की अभिक्रिया लवण किसी और धातु के लवण के साथ होती है तो ये जो अधिक क्रियाशील धातु है वो अपना लवण बना लेती है और जो कम क्रियाशील धातु है वो अलग हो जाएगी। जहाँ पर उन्होंने का और खा नाम लिख दिया है। का धातु जब खा धातु के लवण से रिएक्शन करती है तो का जो है खा को हटा देता है और अपना लवण बना लेता है और खा अलग हो जाता है। ठीक है, खैर अभी मैंने उदाहरण आपको बताए।
तो सक्रियता श्रेणी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। जो ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को विस्थापित कर देगा। जैसे आपसे अगर बोर्ड में कोई पूछे कि बताइए Fe और ZnSO4 की जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, आप बताइए। Fe कहाँ है, Fe मतलब आयरन, आयरन ये रहा, और Zn कहाँ है, जिंक, जिंक ये ऊपर रहा। तो अब आप बताइए कौन ज़्यादा क्रियाशील है, जो ऊपर है वो ज़्यादा क्रियाशील है, जिंक ज़्यादा क्रियाशील है आयरन से। तो बताओ क्या आयरन इस जिंक को हटा पाएगा, क्योंकि आयरन नीचे है, जिंक ऊपर है, तो आयरन जिंक को नहीं हटा पाएगा। अब आयरन अगर जिंक को हटा ही नहीं पाएगा तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। ओके, तो ये जरूरी है जानना कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। वहीं अगर मैं ये लिख दूं, अगर मैं ये लिख दूं Al प्लस ZnCl2, अब बताइए, अब एल्युमिनियम की रिएक्शन हो रही है जिंक के लवण के साथ। अब बताइए कौन ऊपर है कौन नीचे है, एल्युमिनियम ये रहा और जिंक ये रहा। तो अब बताइए कौन ऊपर है, एल्युमिनियम ऊपर है। तो कौन ज़्यादा क्रियाशील है, एल्युमिनियम ज़्यादा क्रियाशील है। एल्युमिनियम ज़्यादा क्रियाशील है तो वो जिंक को विस्थापित कर देगा, हटा देगा और अपना क्लोराइड बना लेगा और जिंक अलग हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करके कमेंट करके बताना है, संतुलित करके कमेंट करके बताना। रिएक्शन तो मैंने लिख दी। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया किस तरीके से होती है। देखिए, धातुओं और अधातुओं के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप जान लीजिए। आपने भौतिक गुण पढ़े और ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया ये सब पढ़ी, पर आप महत्वपूर्ण एक बात जो है, जो कि अभी तक नहीं आई, उसको आप सुन लें। जो धातुएँ होती हैं वो इलेक्ट्रॉन निकाल कर पॉजिटिव आयन बनाती हैं, धनात्मक आयनें बनाती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन निकालकर धनात्मक आयन बनाती हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन को खुद में जोड़कर, खुद इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करके ऋणात्मक आयन बनाती हैं, नेगेटिव आयन बनाती हैं। ये दो गुण बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर नेगेटिव आयन बनाती हैं, इसीलिए वो विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ओके, अब देखिए क्या कहा गया है कि धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया किस तरह से होगी। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रकृति के रूप में समझी जा सकती है। हर एक तत्व चाहता है कि उसकी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, और ऐसा करने के लिए ही धातुएं क्या होती हैं, अपनी आखिरी कक्षा से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहती हैं और धनात्मक आयन बनाना चाहती हैं, जबकि अधातुएं अपनी आखिरी कक्षा को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर नेगेटिव आयन बनाते हैं, ऋणात्मक आयन बनाते हैं। तो धातुओं के परमाणु अपनी संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, जबकि अधातु परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या, धातु और अधातु कैसे आयन बनाते हैं, धातु बनाते हैं धनायन और अधातु बनाते हैं ऋणायन। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जैसे इन्होंने लिखा कि धातु का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सोडियम का उदाहरण के तौर पर लिखा है 281। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 281। अब सोडियम इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, सोडियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सोडियम प्लस रह जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। ठीक है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बन गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सोडियम माइनस 1 इलेक्ट्रॉन और बन गया सोडियम प्लस। तो ये जो सोडियम था 2,8,1 था, अब ये 2,8 हो गया। इसी प्रकार जो क्लोरीन है वो है 287। ये चाहेगा कि यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा और यहाँ 8 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लोरीन में ये इलेक्ट्रॉन जुड़ के 288 हो गए और क्लोराइड आयन बन गई। अब ये सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयन। अब जरा ध्यान से देखिए, जो धातु था, धातु ने इलेक्ट्रॉन निकालकर धनायन बनाई, जबकि अधातु ने इलेक्ट्रॉन जोड़कर ऋणायन बनाई, और धनायन और ऋणायन दोनों अपोजिट चार्ज हैं। जो धनायन है वो पॉजिटिव चार्ज है और ऋणायन नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। धनायन और ऋणायन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये दोनों आयनें एक दूसरे को आकर्षित करेंगी और Na+ और Cl- जो हैं, Na+ और Cl- जो हैं मिलकर NaCl बना लेंगे, और यहाँ पर Na पर प्लस होगा और Cl पर माइनस होगा। आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, कहा गया है कि ये जो आयनें हैं, ऐसे ही आप अन्य उदाहरण भी समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण और बताता हूँ, देखिए ध्यान से सभी बच्चे। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 282 होता है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा
और Mg++ बना लेगा। और यहीं पर अगर मैं O ले लूँ, ऑक्सीजन, जो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होता है, ये चाहेगा कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, तो इसको जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये O- हो जाएगा। अब जो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाला वही 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल गए। तो अब देखिए ये जो मैग्नीशियम आयन बनी और जो ऑक्सीजन आयन बनी, मैग्नीशियम++ और ऑक्सीजन माइनस, ये मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे। तो इस प्रकार धनायन और ऋणायन मिलके जुड़ गए और एक यूनिट बन गई जिसको हम आयनिक यौगिक कहेंगे। आयन आपस में मिलकर जब यौगिक बनाती हैं तो हम उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक क्या? विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। जब धनायन और ऋणायन आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को अच्छे से आकर्षित करेंगे। धनायन ऋणायन को आकर्षित करेगी और आयनिक यौगिक बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक के गुण बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं कि आयनिक यौगिक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पानी पी लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को किस तरह से कैसी लग रही है ये क्लास, आप सभी लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए और सभी लोग क्लास को लाइक कर दें। और आपको बस ध्यान से क्लास को समझते चलना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। आपको इन क्लासेस के बाद क्या करना होगा? सिर्फ प्रश्नोत्तर पढ़ने होंगे एनसीईआरटी के और बोर्ड में पहले आए हुए प्रश्नोत्तर। कुछ भी थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं रहेगी, मैं सारा कुछ करा दूंगा इन वीडियो सेशंस के थ्रू ही। ओके, आप लोग बस इस सीरीज़ को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस सीरीज़ से जुड़ पाएँ और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिले ताकि हम लोग आपके लिए और भी काम करें। अभी हम लोग इस साइंस की सीरीज़ को कंप्लीट करने पर फोकस कर रहे हैं और आगे हम लोग आपके लिए मैथ्स की सीरीज़ भी लेकर आएंगे जिसमें हम मैथ्स का भी पूरा आपको कंटेंट पढ़ाएंगे, पूरा वन शॉट वीडियोस के थ्रू ही। चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला कि आयनिक यौगिक जो होता है उसके गुण बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। आयनिक यौगिक यानी ऐसा यौगिक जो विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बना हो। ओके, कहा गया है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं इनकी भौतिक प्रकृति ये होती है कि ये ठोस होते हैं और बहुत कठोर होते हैं और इनको अगर आप किसी चीज़ से टकराएंगे, जैसे हथौड़े से इनको आप पीटेंगे तो ये टूट जाएंगे, टुकड़ों में टूट जाएंगे। तो ये ब्रिटल होते हैं यानी कि भंगुर होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं ये ठोस तो होते हैं परंतु ये भंगुर होते हैं। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि इनका गलनांक और क्वथनांक, क्योंकि आयनिक यौगिक में जो विपरीत आवेशित आयने हैं इनके बीच जो है काफ़ी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, काफ़ी प्रबल आकर्षण बल होता है। तो अगर आप इनको पिघलाना चाहेंगे तो ये आसानी से नहीं पिघलेंगे, इनको आपको काफ़ी गर्म करना पड़ेगा। तो आयनिक यौगिकों को आप अगर पिघलाना चाहते हैं तो आपको उच्च तापमान तक गर्म करना पड़ेगा ताकि इन आयनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आप ओवरकम कर पाएँ और ये पिघल कर दूर दूर हो जाए। तो इनका गलनांक अधिक होता है और जब ये पिघल जाएंगे फिर आप चाहें कि आप इसको उबाल लें द्रव को, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इनका क्वथनांक भी बहुत अधिक होगा। वहीं घुलनशीलता की कही गई है बात, तो जो आयनिक यौगिक होते हैं प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिक में क्या है? आवेशित कण है, धनायन और ऋणायन। तो ये कैसा है? चार्ज्ड पार्टिकल से बना है। जबकि जल कैसा होता है? जल ध्रुवीय यौगिक होता है या ध्रुवीय विलायक होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। और ध्रुवीय विलायक में या पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि वाटर है उसमें आयनिक यौगिक आसानी से घुल जाते हैं। तो ये जो आपके आयनिक यौगिक हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक यौगिक जैसे केरोसिन, पेट्रोल विलायकों आदि में अविलेय होते हैं। तो जो आयनिक यौगिक हैं वो जल में तो विलेय होते हैं, जल में तो घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक यौगिकों में ये कार्बनिक विलायकों में ये घुलनशील नहीं होंगे। आगे कहा गया विद्युत चालकता। देखिए जो आयनिक यौगिक होते हैं ये कठोर होते हैं, इनमें जो आयनें हैं अपनी जगह पर स्थिर होती हैं। एक धनायन के आसपास हर तरफ से ऋणायन घेरे होती है, आकर्षित कर रही होती है। वहीं एक ऋणायन के आसपास हर तरह से धनायन होगी, ऋणायन के आसपास धनायन, धनायन के आसपास ऋणायन और आकर्षण बल होगा सब तरफ से। तो कोई भी आयन कहीं पर जा नहीं पाती, आयनें अपनी जगह पर स्थिर होती हैं। अब क्योंकि आयनें अपनी जगह से कहीं जा ही नहीं पाएंगी तो विद्युत का संचालन कौन कराएगा? तो इसीलिए जो आयनिक यौगिक होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत के
कुचालक होते हैं, इनमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो पाती अगर ये ठोस अवस्था में है तो। लेकिन अगर इनको आप पिघला दें तो आयनें दूर दूर हो जाएंगी और वह गतिमान हो जाएंगी, तो फिर वो विद्युत का संचालन कर पाएंगी। तो गलित अवस्था में यानी पिघली हुई अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में वो विद्युत को संचालित नहीं कर पाते। वहीं अगर आप आयनिक यौगिक को जल में घोल दें तो जलीय विलयन में अगर आप देखेंगे तो जो आयनिक यौगिक का जलीय विलयन होगा उसमें क्योंकि आयनें दूर दूर हो जाएंगी, जल में फैल जाएंगी, तब वो गति करके मूवमेंट करके विद्युत का संचालन करा पाएंगे और वह सुचालक हो जाएंगे। ओके, तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं कर पाते, क्योंकि आयनें फिक्स होती है अपनी जगह पर, गति ही नहीं कर पाती। जब मूव ही नहीं कर पाएंगी तो संचालन होगा कैसे विद्युत का। तो आई होप बात समझ गए होंगे, चारों जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब आगे हम चैप्टर के अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं, ये कि धातुएं जो हैं हमको प्राप्त कैसे होंगी। पृथ्वी के अंदर धातुएं जो होती हैं वहाँ से निकाल कर कैसे हम प्राप्त करेंगे। क्या पृथ्वी के अंदर धातुएं डायरेक्ट इस रूप में होते हैं कि हम उनको निकाल कर यूज करने लग जाएं, या हमको कुछ उनमें बदलाव भी करना पड़ता है, उनकी साफ सफाई भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो या कुछ रूपांतरण जो हम करेंगे वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो धातुएं पृथ्वी में पाई जाती हैं, वहाँ से लेकर उनको निकाल कर और सारी प्रक्रिया करके उनको यूजेबल फॉर्म में लाने तक, कि उनको आप प्रयोग में ला पाएँ, उस रूप में ले जाने तक जो प्रक्रिया होती है यह धात्विकी कहलाती है, मेटलर्जी कहलाती है। जो क्रमवार तरीके से आप जो प्रोसेस करते हैं कि ज़मीन से निकालकर धातु को आप प्राप्त कर लिए और प्रयोग कर पा रहे हैं, इस जर्नी में ये आसान नहीं होता, कई चरण होते हैं इसमें। तो वो सारी क्रमवार जो स्टेप्स हैं, जो चरण हैं, वो सब मिला के धात्विकी कहलाती है। ओके, तो धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, कहा गया है, टर्म है खनिज। खनिज मतलब जो खान से प्राप्त हो, तो खान से खनन करके जो प्राप्त होता है उसे हम खनिज कहते हैं, मिनरल कहते हैं। और पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहा जाता है। हालांकि पृथ्वी के भीतर पाए जाने वाला हर एक खनिज जरूरी नहीं है हमारे लिए उपयोगी ही हो। तो जो खनिज हमारे लिए उपयोगी होगा, जिससे हम बड़े पैमाने पर लाभदायक रूप से धातु को प्राप्त कर पाएंगे, वो खनिज हम अयस्क कहेंगे। वे खनिज जो हमें बड़े पैमाने पर लाभदायक रूप से धातु दे पाएंगे, वह खनिज अयस्क कहलाएगा। यानी कि हर एक खनिज हमारे लिए काम का नहीं है। हम रिसर्च करेंगे, पता करेंगे कहाँ पर कौन सा खनिज पाया जा रहा है, और जहाँ खनिज पर्याप्त मात्रा में होगा कि हम जितना खर्चा करें उसको निकालें, साफ सफाई करें और फिर प्रयोग करें। तो अगर हमको जो धातु मिलने वाली है उसकी वैल्यू कम हुई तो क्या फ़ायदा इतना खर्चा करके, इतनी मेहनत करके। तो जब हमें पर्याप्त मात्रा में बड़े पैमाने पर लाभदायक ढंग से धातु प्राप्त होगी, तभी हम खनिज को एक्सट्रैक्ट करेंगे, खनन करेंगे। तो वे खनिज जो हमें बड़े पैमाने पर लाभदायक ढंग से धातु दे पाते हैं उन्हें हम अयस्क कहते हैं। और अयस्क को जब आप प्राप्त करते हैं तो अलग अलग सक्रियता की धातुएं अलग अलग प्रकार के अयस्क के रूप में होती हैं। जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं उनके अयस्क अलग प्रकार के होते हैं, जनरली सल्फेट और क्लोराइड के रूप में होते हैं। अधिक क्रियाशील धातुओं के जो अयस्क होते हैं जनरली सल्फेट और क्लोराइड के रूप में होते हैं। वहीं जो मध्यम रूप से क्रियाशील धातुएं होती हैं, जो कि बहुत क्रियाशील नहीं होती और बहुत कम क्रियाशील भी नहीं होती हैं, बीच की सक्रियता दिखाती हैं, वो जनरली सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर। और जो बहुत कम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो हो सकता है कि मुक्त अवस्था में हो, किसी से क्रिया ही ना करी हो, ऐसे ही पाई जाए ज़मीन के अंदर, या हो सकता है किसी धातु के, किसी अधातु के साथ या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके किसी यौगिक के रूप में पाई जाए। तो जनरली जो बहुत कम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो मुक्त अवस्था में भी पाई जा सकती हैं पृथ्वी के अंदर। ओके, अधिक क्रियाशील वाली धातुएं ये हैं, कहा गया है ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेंगी, जबकि ये कंपाउंड के रूप में, यौगिक के रूप में मिलेंगी। और इनको हम कैसे प्राप्त करेंगे विद्युत अपघटन के द्वारा, वो भी हम आगे देखेंगे। मध्य अभिक्रिया जो अभिक्रियाशीलता जिनमें होगी वो अपना जो है कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में मिलेंगे, और इनको हम ऑक्साइड के रूप में बदलकर और फिर कैसे प्राप्त करेंगे वो भी आप देखेंगे। और कम क्रियाशील वाली जो धातुएं हैं, जो बहुत कम क्रियाशील हैं, वो कई बार जो है मोस्टली हम देखेंगे कि वो अकेले ही पाई जाएंगी, मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी, तत्व के रूप में ही पाई जाती हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं
जो कम क्रियाशील धातुएं हैं उनको कैसे प्राप्त करेंगे। कहा गया है कुछ थोड़ा सा थ्योरी है, उसको देख लेते हैं। अयस्क से धातु प्राप्ति की क्रमगत प्रक्रिया धात्विकी कहलाती है। जमीन से जो आप खनिज निकाल लें, जो आपके लिए काम का है, उसे हम अयस्क कहते हैं। आपने देखा, तो अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए आप क्या चरणवार प्रक्रिया करेंगे, उसको पूरा हम धात्विकी कहेंगे। अयस्क को सबसे पहले हम साफ करेंगे, इसको समृद्धिकरण कहते हैं। उसके बाद जो सांद्र अयस्क आपको मिला है, साफ सुथरा अयस्क मिला है, उससे हम धातु को प्राप्त करेंगे और अंत में धातु की रिफाइनिंग करेंगे और फिर हमको धातु यूजेबल फॉर्म में मिल जाएगी। ओके, अब देखिए ये जो चार्ट है इसको समझिए। ये चार्ट क्या कहता है? ये चार्ट कहता है कि जो अयस्क आपको मिला उसको सबसे पहले हम उसका समृद्धिकरण करेंगे, साफ करेंगे, उसमें से जो गंदगी है, जो गैंग है, उसको हम हटाएंगे। धूल मिट्टी वगैरह जो अयस्क के साथ मिली होती है उसको हम गैंग कहते हैं और उस गैंग को हम हटाएंगे और अयस्क का सांद्रण हो जाएगा, अयस्क साफ हो जाएगा। अब जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होती है, वो जनरली सल्फाइड के रूप में मिला करती हैं। जैसे HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड, उसको हम गर्म कर देते हैं और गर्म करके ही वो धातु के रूप में बदल जाती है। इतना आसान होता है उनके लिए। जबकि जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो या तो कार्बोनेट के रूप में या फिर तो सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं, या तो कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में पाई जाएंगी। तो कार्बोनेट अयस्क अगर है तो हम उसका निस्तापन करेंगे और सल्फाइड अयस्क है तो उसका हम भर्जन करेंगे। ये निस्तापन और भर्जन क्या होता है ये अभी हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि कार्बोनेट ओर को वायु की बहुत थोड़ी सी मात्रा में या वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं और ऑक्साइड में बदल जाता है, और इसी प्रकार सल्फाइड ओर को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं और वह ऑक्साइड में बदल जाता है, और ऑक्साइड से फिर हम धातु को प्राप्त कर लेते हैं अपचयन के द्वारा। और अधिक क्रियाशील जो धातुएं होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ती है, विद्युत अपघटन करना पड़ता है। अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कहा गया सक्रियता श्रेणी में निचली धातुओं का निष्कर्षण, यानी सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं नीचे आती हैं, काफ़ी नीचे आती हैं, उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे वो देखिए। कहा गया है कि हम इनको गर्म कर देंगे और गर्म करके ही हमें धातु मिल जाएगी। जैसे मर्क्यूरिक सल्फाइड, हम इसको गर्म करेंगे, इसको सिनाबार कहते हैं। मरकरी का जो अयस्क है सिनाबार कहलाता है, HgS उसका फार्मूला है। हम इसको जब गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड में बदल जाएगा, और गर्म करेंगे तो ये Hg के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ गर्म करने से ही आपको धातु मिल गई, ये तो बड़ा आसान था। और कॉपर सल्फाइड को अगर हम देखें, कॉपर सल्फाइड Cu2S, इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें और गर्म करें तो ये कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है और SO2 गैस निकलती है। और इसको और फर्दर गर्म करें तो ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है वो उसी कंटेनर में मौजूद कॉपर सल्फाइड के साथ क्रिया करके कॉपर बन जाएगा और SO2 अलग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर जो रिएक्शन हुई है, सल्फाइड और को ऑक्सीजन के साथ हमने गर्म किया है तो ऑक्साइड बना है। ठीक है, तो ये रोस्टिंग हुई है और इसको हम जो है और फर्दर गर्म करेंगे तो ये यहाँ पर कॉपर आपको मिल जाएगा और SO2 गैस निकलेगी। तो इस प्रकार यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आती हैं धातुएं उनको सिर्फ आप गर्म करके ही प्राप्त कर ले रहे हैं। आगे आता है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, जो सक्रियता श्रेणी में बीच में पाई जाएंगी, यानी कि ना बहुत क्रियाशील ना बहुत कम क्रियाशील। उनके साथ क्या करेंगे, तो कहा गया है कि ये जो धातुएं हैं अक्सर अपने कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। हम इनको पहले ऑक्साइड में बदलेंगे और उसके बाद उन ऑक्साइड को धातुओं में बदल लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि जो सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क होते हैं उनको ऑक्साइड में बदलना क्यों ज़रूरी होता है। तो सल्फाइड और जो कार्बोनेट अयस्क हैं उनको डायरेक्टली उनसे धातु को प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए हम सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदल देते हैं और उसके बाद ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना आसान होता है, जो कि हम रिडक्शन प्रोसेस यानी कि अपचयन के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई सल्फाइड अयस्क है जैसे कि जिंक सल्फाइड, सल्फाइड और इसको अगर हम गर्म करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो हम देखेंगे कि जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और ये प्रक्रम भर्जन कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रोसेस भर्जन कहलाएगी। सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म करना ताकि वो ऑक्साइड में बदल जाए, भर्जन कहलाएगा। और आपसे बोर्ड में ये पूछा जा सकता है कि बताइए भर्जन में कौन सी गैस रिलीज होती है, तो सल्फाइड ओर को गर्म कर रहे हो तो SO2 गैस निकलेगी। वहीं अगर हमारे पास कार्बोनेट अयस्क है उसको अगर हम गर्म करें ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में
तो गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदल जाएगा और CO2 गैस अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर कार्बोनेट ओर को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में गर्म किया जा रहा है और वह ऑक्साइड में बदल जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये निस्तापन कहलाती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस थी जिनको आप याद रखेंगे, भर्जन और निस्तापन। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें सल्फाइड ओर को गर्म कर रहे हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में और ऑक्साइड बन रहा है तो भर्जन, और कार्बोनेट ओर को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में गर्म करते हैं तब ऑक्साइड बन रहा है, तो ये हो गया निस्तापन। अब अगर हम वापस जाएं और देखें तो यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म किया, कॉपर ऑक्साइड बना, तो ये क्या हो जाएगा, भर्जन। और फिर ये कॉपर ऑक्साइड फर्दर हमने देखा कॉपर सल्फाइड के साथ ही क्रिया करके कॉपर बन गया, तो ये सेल्फ रिडक्शन कहलाता है। खुद ही उसने जो है अपचयन कर दिया है और आपको कॉपर मिल गया है। चलिए, तो यहाँ पर दो प्रोसेस आप भर्जन और निस्तापन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है धातु ऑक्साइड जो आपको अभी मिली है, तो भर्जन और निस्तापन से जो आपको ऑक्साइड मिला है, जैसे आपने अभी जिंक का ऑक्साइड मिला था और इसी प्रकार कॉपर का भी किया जा सकता है, कॉपर कार्बोनेट अगर होता है तो उसको भी। तो जो आपको ऑक्साइड मिले हैं उन ऑक्साइड्स में हम क्या करेंगे कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक डालेंगे। जब धातु अपने ऑक्साइड के रूप में मिल गई है आपको, या धातु अपने ऑक्साइड के रूप में है, तो आप एक अपचायक डालेंगे और वह क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को यहाँ से अलग कर लेगा, इससे छुटा लेगा ऑक्सीजन को। और देखिए ZnO की जब कार्बन के साथ क्रिया हुई हीट करने पर, तो कार्बन ने इस ऑक्सीजन को छीन लिया और जिंक अकेला हो गया और आपको जिंक मिल गया। तो कार्बन ने किसका काम किया, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन किया यानी कि अपचयन किया। तो कार्बन ने क्या काम किया, अपचायक का काम किया। ओके, आगे कहा गया है कि अगर आप कार्बन ना यूज कर पाए तो कोई ऐसी धातु यूज कर लें जो ज़्यादा क्रियाशील है। जो ज़्यादा क्रियाशील धातु है वो तो विस्थापन अभिक्रिया कर ही लेगी। जैसे कि यहाँ पर एल्युमिनियम है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीज को हटा देगा और अपना ऑक्साइड बना लेगा और मैग्नीज अलग हो जाएगी और आपको मैग्नीज मिल जाएगी। इसी प्रकार एल्युमिनियम जब इस आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्योंकि एल्युमिनियम ज़्यादा क्रियाशील है तो हीट करने पर हम ये रिएक्शन करा रहे हैं। एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन को विस्थापित कर देगा और अपना ऑक्साइड बना लेगा, आयरन अलग हो जाएगा। तो यहाँ दोनों अभिक्रियाओं में आप देखिए कि एल्युमिनियम क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, अपचायक का काम कर रहा है। हालांकि उसने विस्थापन किया, मैग्नीज अलग हो गया और अपना ऑक्साइड बना लिया। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड से मैग्नीज अकेला रह गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपचयन हो गया। और किसके कारण हुआ, एल्युमिनियम के कारण। तो एल्युमिनियम क्या हुआ, अपचायक का काम कर रहा है। ओके, और यहाँ विस्थापन अभिक्रिया तो हो ही रही है। ठीक है, ये वाली जो अभिक्रिया है Fe2O3 वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब रेल की पटरियों के बीच में जो जॉइंट होता है, वो जॉइंट जब खुल जाता है, टूट जाता है या पटरी चटक जाती है, तो उस जॉइंट को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, ये वाली अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस वाली अभिक्रिया का क्या करते हैं, Fe2O3 को एल्युमिनियम के साथ गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है, आयरन हो जाता है अलग। लेकिन ऊष्मा इतनी निकलती है कि जो आयरन है वो गलित रूप में मिलता है, पिघली हुई अवस्था में मिलता है। तो रेल की पटरी का जो जॉइंट है, जहाँ पर जॉइंट चटक गया है, टूटा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर ये रिएक्शन को ऊपर करते हैं और जो आयरन निकलता है पिघली हुई अवस्था में, वो उस गैप में भर जाता है और बाद में वो ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है और जॉइंट जुड़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं या थर्मिट वेल्डिंग भी कहते हैं। ओके, कौन सी, दिस वन, इसको थर्मिट वेल्डिंग भी कहा जाता है। वहाँ पर ये रिएक्शन होती है, तो ध्यान रखेंगे इसका, ये बोर्ड में पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है सक्रियतर श्रेणी के शीर्ष में जो धातुएं आएंगी उनको आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो सक्रियतर श्रेणी के शीर्ष में जो धातुएं आती हैं, मैंने क्या बोला, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ये अपने क्लोराइड या सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट, इस तरीके से हम करेंगे क्या, हम इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। हम एक कंटेनर लेंगे और इनको पिघलाएंगे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। ठीक है, तो हम देखेंगे कि Na+ कहाँ जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा और जो दूसरी निगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगी। तो देखिए, जैसे हम एक कंटेनर ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने ये एक कंटेनर ले लिया और ये हमने सोडियम क्लोराइड को पिघला के भर लिया इसमें। तो सोडियम क्लोराइड को जब आप पिघलाओगे तो क्या होगा, उसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होंगी। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड ले ली और बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको। ओके, अब यहाँ पर कौन सी आयनें हैं, सोडियम प्लस और Cl-। तो ये बड़ा वाला जो टर्मिनल है पॉजिटिव होता है, छोटा वाला निगेटिव होता है। तो निगेटिव वाले पर कौन जाएगा, Na+ और पॉजिटिव वाले पर कौन जाएगा, Cl-।
कैथोड यानी कि निगेटिव जो होगा उस पर कौन जाएगा, और एनोड यानी कि जो पॉजिटिव होगा उस पर कौन जाएगा। तो आप बताइए निगेटिव पर कौन जाएगा, ऋणात्मक वाली इलेक्ट्रोड पर कौन, धनात्मक आयन जाएगी, और धनात्मक वाली इलेक्ट्रोड पर कौन, ऋणात्मक आयन जाएगी। तो Na+ जब कैथोड पर जाएगी तो वहाँ इलेक्ट्रॉन लेकर Na बन जाएगी, और एनोड पर जो क्लोराइड आयन गई है वो इलेक्ट्रॉन छोड़कर Cl बन जाएगी, जो कि एक और Cl से मिलकर Cl2 बन जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आपकी धातु है वो कहाँ मिल रही है, कैथोड पर मिल रही है। तो आपकी Na+ कहाँ जाएगी, निगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगी, और वहीं जाकर वो Na के रूप में कलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, Na+ से Na बन रहा है, प्लस चार्ज का घटना रिडक्शन कहलाता है। मैंने आपको जब चैप्टर 1 पढ़ाया था तब आपको बताया था। ओके, आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से आप किसी और कंपाउंड का, जैसे NaCl लिया वैसे Na2SO4 भी ले सकते हैं, ठीक है, या MgCl2 भी ले सकते हैं, या Al2O3 भी ले सकते हैं। तो जो धातुएं अधिक क्रियाशील हैं उनका जो यौगिक रूप है, जो कंपाउंड है, उसको आप पिघला दीजिए और इलेक्ट्रोलाइसिस कर दीजिए। जो धातु की आयन है, धनात्मक आयन, वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर जाएगी और वहाँ इलेक्ट्रॉन लेकर रिडक्शन हो जाएगा और वो मेटल के रूप में मिल जाएगी। बस इतनी सी कहानी है। ओके, तो इस तरीके से आप अधिक क्रियाशील धातु जो यौगिक के रूप में पाई जा रही है, जनरली क्लोराइड और सल्फेट के रूप में पाई जाती हैं अधिक क्रियाशील धातुएं, उनका आप वैद्युत अपघटन करके आप उनको जो है धातु के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, अब उन्होंने कहा इस टॉपिक में धातुओं का परिष्करण यानी रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। देखिए, रिफाइनिंग में क्या होता है, हमको जो भी धातुएं मिली हैं उनको हम रिफाइन करने वाले हैं, उनको साफ़ सुथरा करने वाले हैं। रिफाइनिंग के बहुत तरीके होते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में केवल एक उदाहरण है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वैद्युत परिष्करण कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक फ़ोटो बनी हुई है, ये कॉपर की रिफाइनिंग की है, ठीक है, ये बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो जब हम धातुओं की अशुद्धियों को दूर करते हैं तो इसको रिफाइनिंग या परिष्करण कहा जाता है। वैद्युत अपघटनी रिफाइनिंग जो होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वो कैसे होती है, ध्यान से देखिए। जब भी कभी वैद्युत अपघटनी परिष्करण होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगी, तब क्या होगा, हमको एक एनोड लेनी होगी, एनोड जो कि बैटरी के पॉजिटिव खूंटे से जुड़ी होगी, और जो कैथोड जो कि बैटरी के निगेटिव खूंटे से जुड़ी होगी। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो एनोड है, जो निगेटिव वाला है वो कैथोड है। जो एनोड है वो थोड़ी सी आपको थिक लेनी होगी और इम्प्योर एनोड होगी। कैसी होगी, थिक, मोटी और इम्प्योर, थिक और इम्प्योर होगी। और जो कैथोड होगी ये थोड़ी सी थिन होगी और प्योर होगी। जैसे आपको कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है तो आपको कॉपर का एक मोटा सा जो है रॉड लेना होगा, वो एनोड बनाना होगा, और प्योर कॉपर की एक पतली सी रॉड कैथोड बना देनी होगी। नीचे भीतर आपको इलेक्ट्रोलाइट विलयन जो लेना होगा वो कॉपर का ही कोई सॉल्ट लेना होगा। तो जैसे आप कॉपर सल्फेट ले सकते हैं जो कि नीले रंग का यहाँ पर भरा हुआ है। तो जिस भी धातु का आपको परिष्करण करना है, जिस भी धातु की आपको रिफाइनिंग करनी है, उसका एक विलयन आपको ले लेना होगा और भर लेना होगा। एक जो टर्मिनल है आपको बैटरी से जोड़ना होगा, वो थिक इम्प्योर लेना होगा, मोटा और अशुद्ध लेना होगा, और थिन प्योर पतला और जो है शुद्ध रूप में कैथोड लेनी होगी, पतली। और फिर जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आप देखेंगे कि जो अशुद्ध वाली इलेक्ट्रोड है वहाँ से जो धातु है वो निकलकर, और धातु की आयनें निकलकर और उनका रिडक्शन होकर वो यहाँ पर कलेक्ट होती जाएंगी। यहाँ से कॉपर जो है कलेक्ट हो निकलेगा और कॉपर यहाँ पर कलेक्ट होता जाएगा। तो ये धीरे धीरे पतली होती जाएगी और ये जो है ये मोटी होती जाएगी। यहाँ पर आपको शुद्ध कॉपर मिलता जाएगा, यहाँ से कॉपर की आयनें निकलकर यहाँ शुद्ध कॉपर के रूप में जमा होंगी, और जो अशुद्धियाँ होंगी वो नीचे बैठने लग जाएंगी। और ये जो अशुद्धियाँ हैं जो नीचे बैठ रही हैं, इसको हम कहते हैं एनोड मड। एनोड मड, हिंदी में बोलते हैं एनोड पंक। एनोड के नीचे जो कीचड़ कलेक्ट हुआ है, पंक, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लिखा हुआ है एनोड पंक। तो इस प्रकार आपको धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये रॉड पतली होती जाएगी, अशुद्धियाँ नीचे गिरती जाएंगी, और आयनें जो है शुद्ध रूप में यहाँ कॉपर के रूप में यहाँ कलेक्ट होती जाएंगी। तो इस प्रकार किसी भी धातु का हम परिष्करण इलेक्ट्रोलाइटिक रूप से किया करते हैं। ओके, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे इस टॉपिक में संक्षारण कहा गया है। संक्षारण क्या होता है, तो जब भी कभी धातुएं अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से जब
देखें तो ऑक्सीजन, नमी या अन्य गैसों के साथ या अम्ल के साथ किसी भी बाहरी पदार्थ से क्रिया करके उनकी ऊपरी सतह जब खराब हो जाती है तो इस घटना को संक्षारण कहते हैं। कहा गया है धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर उनकी ऊपरी सतह खराब हो जाती है, जिसको हम संक्षारण कहते हैं। यहाँ पर अलग अलग धातुओं का संक्षारण समझाया गया है, सिल्वर, लोहा, कॉपर आदि। ठीक है, लोहे का संक्षारण आपको पहले पाठ में ही बता दिया गया था कि लोहा जब अपने आसपास की नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ब्राउन कलर का Fe2O3 बना लेता है, Fe2O3.XH2O, जो कि जंग कहलाती है। ठीक है, लोहे में जंग लगना। इसी प्रकार सिल्वर अपने आसपास की वायु में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उसके साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की काली परत बना लेता है। इसीलिए सिल्वर यानी चांदी की जो वस्तुएं हैं, चांदी के जो गहने वगैरह होते हैं, वो समय के साथ काले पड़ने लग जाते हैं। लोहे की बात करें तो अभी मैंने बताया ही आपको, लोहे में जंग लगने के लिए वायु और नमी दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। कॉपर की बात करें तो कॉपर अपने आसपास वायु में मौजूद नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह से क्रिया करके क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि हरे रंग की होती है। तो जब कॉपर यानी तांबे में जब संक्षारण होता है तो वो हरे रंग का हो जाता है। फिर से मैं बताता हूँ, सिल्वर में संक्षारण होता है तो ब्लैक कलर का होने लग जाता है, लोहे में जब संक्षारण होता है तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है, कॉपर में यानी तांबे में जब संक्षारण होता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। संक्षारण से हम बचा कैसे सकते हैं? इसके अलावा अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम का जब संक्षारण होता है तो एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाती है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड में गजब के गुण होते हैं। एक बार एल्युमिनियम के वस्तु के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन गई तो फिर भीतर का एल्युमिनियम जो है सुरक्षित हो जाता है और वो भीतर के एल्युमिनियम को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो संक्षारण हमेशा नुकसानदायक नहीं होता, कभी कभी वो यूजफुल भी हो सकता है। जैसे कि एल्युमिनियम का संक्षारण होता है तो Al2O3 बन जाता है। हाँ, मैं आता हूँ वापस से संक्षारण से सुरक्षा इस टॉपिक पर। कहा गया है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए पेंट करके या मशीन वगैरह अगर कोई है तो उसके पार्ट्स में आप पेंट करेंगे तो छूट जाएगी, तो वहाँ पर तेल या ग्रीस का उपयोग आप कर सकते हैं। यसद लेपन करके यानी कि जिंक की परत चढ़ा के जस्ते की परत चढ़ा सकते हैं, या क्रोमियम लेपन कर सकते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे जो टैप वगैरह घरों में लगते हैं, टोटी वगैरह, उनमें क्रोमियम और निकल की प्लेटिंग होती है, बहुत चमकदार होती हैं वो। इसी प्रकार एनोडीकरण करके या मिश्र धातु बनाकर भी आप संक्षारण को रोक सकते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत को चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। ठीक है, लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है, और फिर उसमें संक्षारण नहीं होता आसानी से। आगे कहा गया मिश्र धातु। तो जब भी कभी दो या दो से अधिक धातुएं पिघलाकर आपस में मिला दी जाएं, या दो से अधिक धातुओं के साथ कुछ अधातुएं भी हो सकती हैं जो कि पिघलाकर मिला दी जाएं और एक समांगी मिश्रण बने, तो उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। और मिश्र धातु जब हम बनाते हैं तो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाते हैं। मिश्र धातु में हो सकता है कभी विद्युत का संचालन अच्छे से करने की क्षमता हो और कभी ना हो सकता है कि मिश्र धातु का गलनांक बहुत अधिक हो, या हो सकता है बहुत कम हो, या हो सकता है मिश्र धातु हमने इसलिए बनाई हो ताकि संक्षारण ना हो। ठीक है, जैसे कि आयरन में हम कार्बन के साथ कुछ मात्रा क्रोमियम और निकल की मिला देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाती है और फिर उसमें जंग नहीं लगती, जिससे हमारी चम्मच वगैरह बनी होती हैं। ठीक है, तो आगे कहा गया है लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ मिलाने पर कठोर और प्रबल हो जाता है। लोहा खुद थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ वाला होता है, पर थोड़ा कार्बन जब हम उसे मिला देते हैं तो वह कठोर और मजबूत हो जाता है और उसे हम स्टील कहते हैं। लेकिन जब लोहे के साथ थोड़ा सा कार्बन मिलाने के अलावा क्रोमियम और निकल भी मिला दिया जाता है तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है, जंगरोधी स्टील बन जाता है। वहीं पीतल की बात करें तो कॉपर और जिंक को मिलाने से बनता है, लेकिन पीतल को देख के आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसमें यहाँ कॉपर यहाँ जिंक है, समांगी मिश्रण होता है। तो मिश्र धातु की यही खास बात है कि वो समांगी मिश्रण होते हैं और आपको ये पता नहीं चलेगा इसमें कौन कौन से घटक मिले हुए हैं। इसी प्रकार सोल्डर की बात करी गई है। सोल्डर जो इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वगैरह चीज़ों में, जहाँ पर कहीं पर तार टूट गया तो उनके जॉइंट्स वगैरह को जोड़ने के लिए, ये टिन और लेड से बना होता है। इसी प्रकार मरकरी का अगर कभी भी कोई मिश्र धातु है तो मरकरी की कोई मिश्र धातु अगर होती है तो उसको अमलगम कहा जाता है। तो आई होप आप यहाँ तक चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस चैप्टर का सारा कंटेंट समाप्त होता है।
ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और आपको जैसा भी कोई डाउट अगर रहता है तो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ तो करिए ही, अन्य अदर स्कूल के बच्चों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस सीरीज से जुड़ पाएँ।